मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम माइनर सब्जेक्ट जनरल साइंस बीए, बीएससी, बीकॉम के 2023-24 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। उनका पैटर्न कुछ दूसरा है कि जो अति लघु क्वेश्चन हैं वो 10 आएंगे, जिसमें से 5 करना है और एक प्रश्न 7 अंक का होगा, यानी कि 7 पना 35। और ये तो अति लघु की बात हो गई। और जो लघु प्रश्न आने हैं वो आपके 4 आने हैं, जिसमें से आपको 2 करना है। 10-10 नंबर के हैं, यानी कि 20 नंबर के ये प्रश्न हैं। और जो दीर्घ हैं वो भी आपके 4 आएंगे, जिसमें से एक हल करना है हमें, जो 20 अंक का है। इस प्रकार से आपके 75 अंक हो चुके हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि 4 जैविकीय बहुलकों के नाम। तो जैविकीय बहुलक कौन होते हैं? ऐसे बहुलक जो संश्लेषित नहीं होते हैं वो जैविकीय बहुलक कहलाते हैं। तो जैसे आपका डीएनए हो गया, तो डीएनए काय का बहुलक है? पॉलीन्यूक्लियोसाइड श्रृंखला का बहुलक है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, ये वसा है, तो ये आपके ये जैविकीय बहुलक हो गए। अब इसने पूछा है हु प्रपोज मटेरियलिस्टिक थ्योरी डिफाइंड। इसको परिभाषित कीजिए। पदार्थवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मेरे प्रिय साथियों, इसको आप गूगल से सर्च कर लेना। इसकी परिभाषा तो है कि पदार्थवाद यानी मटेरियल, यानी कि जो पदार्थ होते हैं, जो अणु परमाणु होते हैं, इनको ऐसा मूल कण होते हैं जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और जिससे मिलकर के हमारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है बिग बैंग घटना से। तो यही आपका पदार्थवाद है। प्रश्न तीसरा, पदार्थ की प्रावस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो साथियों, जो हमारा पदार्थ होता है यानी मैटर होता है, वो 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, 3 प्रकार से बताया जा सकता है। एक तो होता है ठोस, जिसमें अक्रिस्टलीय ठोस आते हैं और क्रिस्टलीय ठोस आते हैं। अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस आते हैं। तो ठोस वह पदार्थ है जिसमें अणुओं में कोई गैप नहीं होता और अणु पास पास ज्यामिति में विन्यासित होते हैं, तो आपका ठोस हो गया। ठोस में जैसे लोहा हो गया, पत्थर हो गया, तो ये ठोस कहलाते हैं। इसमें अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय जो बिना क्रिस्टल के जो ठोस बने होती हैं, और क्रिस्टलीय ठोस जो क्रिस्टल के बने होती हैं। क्रिस्टलीय ठोस में आ जाता है आपका हीरा। इसमें आ जाते हैं अक्रिस्टलीय पत्थर वत्थर वगैरह आ जाते हैं, जिसमें कोई अणु एक निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब द्रव होता है आपका, जैसे जल है तो एक द्रव है, तो इसमें अणु ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। जैसे आपका जल हो गया, इसे आसानी से दबाया भी नहीं जा सकता है, थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है। जैसे आपका जल हो गया और तेल हो गया, तो ये आपके द्रव मटेरियल्स हैं। इसके बाद आते हैं गैस। तो गैस क्या होती है? जिसके अणु बहुत दूर दूर व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। इसे आसानी से कंप्रेस भी किया जा सकता है, इसके आयतन को घटाया जा सकता है और कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे आपका हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कोई भी गैस हो सकती है, जैसे आप जानते हैं। तो ये पदार्थ की प्रावस्थाएं हो गई। अब डिटेल से आंसर देखना चाहते तो हमारी प्लेलिस्ट पे सभी क्वेश्चंस के आंसर पड़े हुए हैं, और हमारी प्लेलिस्ट से ही पूरा पेपर आता है। हम चौथे प्रश्न की तरफ, प्लाज्मा क्या है? तो हमारा वायुमंडल है, हमारा पर्यावरण है, छोटे छोटे कणों से पूरा भरा हुआ है। ये छोटे छोटे कण ही मिलकर के एक बड़े कण का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। इन छोटे छोटे कणों को मिलाकर ही हम प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा कई प्रकार का होता है। पर्यावरण का प्लाज्मा, तो पर्यावरण में जो छोटे छोटे कण मिलकर जो आप देख सकते हैं कि जैसे कोई आप प्रकाश की किरण अंधेरे में डालेंगे तो ये छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते, ये भी प्लाज्मा है। जो आसमान में हमारे तारे बिखरे हुए पाए जाते हैं, तो वो सब एक प्लाज्मा का ही रूप है। और हमारे ब्लड में भी प्लाज्मा पाया जाता है। इस तरीके से हम प्लाज्मा
को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषताएं। तो ये भी हमारी प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया की क्या विशेषताएं हैं? तो ये ऑक्सीकरण एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 2, इसमें ऊर्जा जो होती है एटीपी के रूप में संचित होती है, इसे पावर हाउस भी कहते हैं। और तीसरा है, इसमें ऑक्सीकरण क्रियाएं और एंजाइमेटिक क्रियाएं भी होती हैं। तो इस तरीके से इसकी ये विशेषताएं हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एटीपी का पूरा नाम है, ए का मतलब एडिनो, सिन, टी का मतलब ट्राई और पी का मतलब फॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। इसकी जो खोज लोहेमान ने की थी। और एटीपी जो बनती है वो फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन की क्रिया से एडीपी से एटीपी बनती है। अब चलते हैं हम न्यूटन का द्वितीय नियम। तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम आवेग या संवेग संरक्षण का नियम है। तीनों नियम हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं और वहां से आप देख सकते हैं। यांत्रिकी क्या है? अब यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मशीन यानी कि यंत्रों का, उनकी कार्य प्रणाली का अध्ययन करते हैं, इसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो मैकेनिक्स को आप विस्तार से इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पीएच वैल्यू से हम क्या समझते हैं? तो पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू होती है माइनस लॉग एच, मतलब हाइड्रोजन आयनों की माइनस लॉग सांद्रता को हम पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग ही पीएच कहलाता है। इस तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। पीएच का इंपॉर्टेंस होता है, तो ब्लड का भी एक निश्चित पीएच होता है, जिस उपजाऊ मिट्टी का भी एक निश्चित पीएच होता है, और एक निश्चित पीएच पर जो अगर पीएच लो होता है तो हमारे दांतों में शरण लगने लगती है। तो इस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है। आर्हेनियस के अम्ल क्षार के सिद्धांत। तो पहले देख लेते हैं अम्ल। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो हाइड्रोजन प्रदान करता है, यानी H+ आयन प्रदान करता है। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जो घुल करके, जो किसी विलयन में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, यानी H+ आयन यानी कि प्रोटॉन देता है। और क्षार वह है जो किसी विलयन में घुलकर OH ऋण आयन देता है। इसका सिद्धांत हो गया CH3COOH+ है। अब जब इसी अम्ल में घोलेंगे तो ये CH3COO का ऋणात्मक और प्लस H धन आयन देता है, H धन आयन दे देगा। इस तरीके से इसी प्रकार से क्षार है, तो क्षार जो OH आयन दे दे वो क्षार कहलाता है। खंडबा है। तो गति के विभिन्न प्रकारों को वर्णन सहित उदाहरण दीजिए। तो गति के विभिन्न प्रकार, आप जी एक विमीय गति होती है, एक विमीय गति होती है। दूसरा द्वैविमीय गति होती है, द्वैविमीय गति होती है। तीसरा है त्रिविमीय गति होती है। तो एक विमीय गति क्या है कि सरल रेखा में जब कोई कार या चींटी एक सरल रेखा में गति करती है तो एक विमीय गति कहलाती है। एक विमीय गति वो है जो एक ही दिशा में गति करती है, जैसे आपका सीधी चलती हुई कार या ट्रेन। द्वैविमीय गति, जैसे अब इसका द्वैविमीय गति का मतलब है कि जब कोई वस्तु दो दिशा में गति करती है, जैसे चींटी है तो ऐसे ऐसे चलती है, तो ये द्विविमीय गति हो गई। कभी अपना यहाँ दिशा बदल देती, कभी यहाँ दिशा बदल देती, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ कहाँ है। इस तरीके से ये द्विविमीय गति। त्रिविमीय गति क्या है कि जब तीन दिशा में गति करे, ऐसे भी ऐसे भी, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में गति करे, तो वह त्रिविमीय गति कहलाती है। जैसे कि आसमान में उड़ती हुई चिड़िया। ये पूरा डिटेल हमारे प्लेलिस्ट पे पड़ा है, वहां से आप इस प्रश्न को विस्तार से देख सकते हैं। हम कोश का विभाजन को समझाइए। तो कोश का विभाजन दो प्रकार का होता है, होता तो तीन प्रकार का है, लेकिन हमें दो प्रकार का ही पढ़ना है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। जो तीसरा है वो असूत्री विभाजन होता है, जैसे समसूत्री जैसा ही होता है। तो जब कोश का विभाजन समझ लेते हैं, जैसे जब कोश का स्वयं दो भागों में या चार भागों में या कई भागों में विभाजित हो जाती है तो उसे हम कोश का विभाजन कहते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं समसूत्री विभाजन। तो जैसे ये समसूत्री विभाजन हो गया, तो इसका मतलब है समसूत्री, सम मतलब समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र।
जब गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल समान ही रहती है पेरेंट कोशिका में और डॉटर सेल्स में। जब पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, जैसे ये पेरेंट सेल है, इसमें गुणसूत्र हैं, ये केंद्रक है। जब ये समसूत्री विभाजन होगा तो इसकी कई अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। इस तरीके से इसकी अवस्थाएं होती हैं और यही अवस्थाएं अर्धसूत्री विभाजन में भी पाई जाती हैं। तो जो समसूत्री विभाजन में पाई जाती हैं, इनमें जो गुणसूत्र होते हैं, माता कोशिका के बराबर ही डॉटर कोशिका में गुणसूत्र और केंद्रक पाए जाते हैं। जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री जिसे मियोसिस बोलते हैं, तो इसमें जो पेरेंट सेल होती है विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए प्रोफेज, मेटाफेज और टेलोफेज, एनाफेज, इस तरीके से। तो ये भी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट पे पूरा पड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, जो इसकी अंत अवस्था होती है, इसकी जो डॉटर सेल्स होती हैं उसमें आधे आधे गुणसूत्र होते हैं पेरेंट सेल की अपेक्षा, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन हमेशा जनन कोशिकाओं में होता है और समसूत्री विभाजन जो होता है वो शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है और पेड़ पौधों में भी होता है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। मूल प्रभाज क्या है और मोलरता क्या है? पहले हम मूल प्रभाज से समझ लेते हैं। मूल प्रभाज क्या है कि जब कोई 2 विलयन होते हैं तो 1 विलयन के सापेक्ष उसका प्रभाज निकालते हैं, तो उसे मूल प्रभाज कहते हैं। मूल माने अणु होता है, प्रभाज मतलब भिन्न-भिन्न। और मोलरता क्या है? मोलरता को मोलरिटी बोलते हैं। तो मोलरिटी होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या का तुल्यांकी भार उसकी मोलरता कहलाती है। तो ये आपकी मोलरता है। तो मूल प्रभाज, मोलरता की वगैरह-वगैरह प्लेलिस्ट से आप इसको देख सकते हैं। अब जैसे कि आप आगे ज्वरनाशी और पीड़कनाशी, तो ज्वरनाशी का स्पष्ट है कि जो ज्वर का नाश करती है। ऐसी ड्रग्स, ऐसी दवाएँ जो ज्वर को कम करती हैं, यानी शरीर के ताप को कम करती हैं, उसे हम ज्वरनाशी कहते हैं। जैसे आपका हो गया पैरासिटामोल हो गया, अम्बिफिलोम हो गया, तो ये क्या है? ज्वरनाशी दवाइयाँ हैं। पीड़ानाशी ऐसी दवाएँ जो शरीर से पीड़ा का भी नाश कर देती हैं, मतलब पीड़ा को खत्म कर देती हैं। तो ये दर्द निवारक दवाइयाँ, जो पीड़ा होती है शरीर में उनका नष्ट कर देती हैं। तो पीड़ानाशी दवाओं में कौन-कौन से हो गया कि जो पीड़ा का नाश करती हैं? तो आपका कॉम्बिफ्लॉम भी पीड़ा का नाश कर देती है और पैरासिटामोल भी पीड़ा का नाश कर देती है और ये हमारी प्लेलिस्ट पे पूरा पड़ा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। 5वां प्रश्न है कि जीव वर्गीकरण के 5 किंगडम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये 5 किंगडम अ, क्लासिफिकेशन है, ये व्हिटेकर साहब ने दिया था, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो जीव हैं, तो सबसे पहले 5 किंगडम यानी कि 5 किंगडम में। तो सबसे पहला आता है प्रोटिस्टा। क्या आता है? प्रोटिस्टा। दूसरा आता है आपका फंजाई, तीसरा आता है आपका एल्गी, एल्गी आता है और चौथा आता है आपका प्लांटी। और 5वां आता है आपका एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा में जो एक कोषीय जीव आते हैं, इसमें आपके एक कोषीय जीव जो भी होंगे, अमीबा है, पैरामीशियम है और स्लाइम मोल्ड है। तो इस तरीक़ा से ये सभी एक कोषीय जीव प्रोटिस्टा में आते हैं। फंजाई में फंगस आते हैं जो कवक खाते हैं। आपने देखा होगा जैसे लाइकेन, ये फंगस जो आते हैं पेड़ पौधों पर उगते हैं, फंजाई कवक है, जैसे ईस्ट हो गया, आपका म्यूकर हो गया, ये सभी फंगस में आते हैं। एल्गी हो गया, एल्गी इसमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो स्टार्च या अन्य रूपों में स्थित होते हैं, जबकि फंगस में ग्लाइकोजन के रूप में स्थित होते हैं जो खाद्य पदार्थ, लेकिन जो एल्गी में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो एल्गी में जैसे आपका कारा आ गया और ओडोगोनियम आ गया और साइफन आ गया, कई ऐसे हैं जो एल्गी में आ जाते हैं। प्लांटी में तो आप जानते हैं कि उच्च कोशिकीय जीव आ जाते हैं, जिसमें आपके प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, और प्लांट जो क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन यापन करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और भोजन सुक्रोज या स्टार्च के रूप में संचित रह जाता है इनमें। एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आ जाते हैं। एनिमल्स तो आप जानते ही हैं कि बहुकोषीय जीव आ जाते हैं इसमें।
तो एनिमल में मनुष्य, कुत्ता, गाय इस तरीके से आ जाते हैं। तो ये भी हमारे प्लेलिस्ट पे विस्तार से पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद। आपका नेक्स्ट पेपर, आने वाला पेपर बहुत अच्छा जाए, हम आशा करते हैं। धन्यवाद।